हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स की पत्रिका है और ये सितंबर 2023 का पत्रिका है। ठीक है, वीडियो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बताइए वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से। शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला टॉपिक है कि श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपण के पश्चात चंद्रयान 3 का अब चंद्रमा की ओर अग्रसर। ठीक है, एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड करने में काफी लेट हो गई। अब तक चंद्रमा पर चंद्रयान 3 पहुंच चुका है। ठीक है, फिर भी उसके बारे में देखिए तो 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो के जो बाहुबली, जिसे फैट बॉय कहा जाता है, ठीक है, LVM-3 MK4 रॉकेट में चंद्रयान 3 का उसको चंद्रयान 3 को लेकर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरा गया। ठीक है, और इस शक्तिशाली रॉकेट ने 16 मिनट में ही इसके प्रोपल्सन मॉड्यूल को 179 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा दिया, जहां चंद्रयान रॉकेट से अलग होकर पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाना शुरू किया। ठीक है, और चंद्रयान 3 जो है वो पृथ्वी की 5 अलग-अलग कक्षाओं में चक्कर लगाने के पश्चात 1 अगस्त को चंद्रमा की ओर बढ़ा। ठीक है, पहले 5 बार ये चक्कर चंद्रयान 3 जो है पहले 5 बार चक्कर ये पृथ्वी का लगा रहा है अलग-अलग कक्षाओं में, और हर बार ये एक कक्षा आगे जा रहा है। उसके बाद ये चंद्रयान जो है चंद्रमा की ओर अग्रसर आगे बढ़ा और चंद्रमा के भी ये 5 चक्कर लगाएगा। ठीक है, और 5 अलग-अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए ये जो है चंद्रमा के नजदीक कक्षा में पहुंचेगा। ठीक है, ये हर बार उसके नजदीक पहुंचेगा और चंद्रमा की कक्षा में ही चंद्रयान 3 जो है चंद्रयान 3 का जो चंद्रमा का लैंडर है विक्रम, जो कि 1724 तथा रोवर जो है प्रज्ञान वो 26 किलोग्राम का है। ठीक है, कुल 1724 और रोवर जो है रोवर का नाम क्या है प्रज्ञान है और वो 26 किलोग्राम का है। प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे। ठीक है, और प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होने के पश्चात रोवर जो प्रज्ञान के साथ विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मैंजिनस यू क्रेटर के पास सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ठीक है, और 23 अगस्त को इसके चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावना है। ठीक है, ये 23 अगस्त को शाम को 6 बजकर कुछ मिनट पे, ठीक है, ये वहां उतर चुका है। 23 अगस्त को ही उतरा है। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला ये जो है ये चौथा देश हो गया है भारत। इसरो इसरो ने सफलता हासिल की और भारत जो है चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला ये चौथा देश बन गया है। ठीक है, और जो ये दक्षिणी ध्रुव में है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला भारत जो है वो पहला देश बन गया है। ठीक है, देखिए चंद्रमा की सतह पर पहुंचने में 41 दिन चंद्रमा चंद्रयान 3 लेगा और इस दौरान जो है वो 3.84 लाख किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। ठीक है, और चंद्रयान 3 का जो है चंद्रमा पर जो है भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। लेजर बीम का उपयोग करके प्रज्ञान चंद्रमा की सतह से टुकड़ों को पिघलाने का प्रयास करेगा। ठीक है, उसमें एक लेजर बीम लगा हुआ है प्रज्ञान में, जो कि एक रोवर है। ठीक है, जो अब और वो एक 3D मॉड्यूल बनाता है। कहने का मतलब कि वो जब आगे बढ़ेगा तो क्रेटर क्या है, मतलब क्रेटर में कितनी गहराई है, वो उसका एक 3D मॉडल बनाएगा जिससे वो उससे बचेगा। ठीक है, और इसमें एक लेजर बीम लगाया गया है कि उसके सामने आने वाले जो पत्थर होंगे या जो भी होंगे उसको वो पिघला सके, आगे जा सके उससे। ये 3D मॉडल में वो देख लेगा। ठीक है, और प्रज्ञान जो है वो विभिन्न जानकारियां एकत्र करेगा, उन्हें विक्रम को देगा। विक्रम जो है वो लैंडर, ठीक है, विक्रम को देगा और जहां से उनका संप्रेषण जो है वो इसरो के नियंत्रण कक्ष के लिए किया जाएगा। ठीक है, देखिए चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत जो है अमेरिका, रूस और चीन के बाद विश्व का चौथा देश बन गया है। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के नेतृत्व वाले जो एनडीए के विरुद्ध विपक्षी दलों का गठबंधन हुआ और उसका एक संक्षिप्त नाम दिया गया, इसका नाम है इंडिया। ठीक है, भाजपा के विरुद्ध ये गठबंधन तैयार किया गया है। देश भर में जितने भी विपक्षी दल हैं, ठीक है, उसमें से उन दलों को मिलकर लगभग 26 दल मिलकर एक गठबंधन बना रहे हैं और उसका एक नाम दिया गया है इंडिया। इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडिया का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल
डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस मतलब भारतीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में, तो 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में संपन्न जो कांग्रेस शासित राज्य है उसमें इस संपन्न हुआ एक बैठक जिसमें कुल 26 विपक्षी दल शामिल थे, ठीक है। और वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन है, मतलब जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए जिसे कहते हैं हम लोग, एनडीए, उसके एनडीए के पराजित करने के लिए, मतलब उसको सत्ता से बाहर करने के लिए, ठीक है, एकमात्र उसका उद्देश्य है इस गठबंधन का, जिससे एक साथ एकजुट होकर प्रमुख विपक्षी दलों ने अपने इस गठबंधन का नाम दिया है। क्या दिया है? भारतीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। देखा जाए तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो ये नाम जो है वो कांग्रेस के जो राहुल गांधी है और तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी, इनके द्वारा ये सुझाया गया नाम है, ठीक है। और गठबंधन का जो पहला बैठक है, पहली बैठक हुई कहाँ पे? ये गठबंधन का ये पहला जो बैठक हुआ था वो हुआ था 23 जून को। 23 जून को कहाँ? पटना में। पटना के मतलब पटना कहाँ है? तो बिहार में है। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के आवास पर ये पहली बैठक जो है वो 23 जून को संपन्न हुई, ठीक है। और 18 जुलाई को बेंगलुरु में संपन्न हुआ, ठीक है। देखिए आगे देखें इसमें, तो दोनों बैठक में भी पार्टी के नेता संयोजक और लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे आदि पर कोई चर्चा नहीं की गई, किंतु संयुक्त रणनीति और साझा न्यूनतम कार्यक्रम के साथ चुनाव मैदान में उतरने पर सर्वसम्मति से फैसला इस बैठक में किया गया था, ठीक है। देखा जाए तो गठबंधन के लिए 11 सदस्य समन्वय समिति के गठन एवं राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन का सचिवालय बनाने के लिए भी सहमति बैठक में हुई है, ठीक है। इसका एक सचिवालय दिल्ली में बनाया जाएगा, इसका बैठक में फैसला हुआ। और देखा जाए तो 18 जुलाई को भाजपा के नेतृत्व वाला जो एनडीए गठबंधन है उसकी बैठक में 38 दल शामिल हैं, ठीक है। यहाँ 36 दल शामिल हुए हैं, लेकिन भाजपा के गठबंधन में अभी 38 दल शामिल हैं। और अभी 11 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अभी तक किसी भी पोल में नहीं गए हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की बसपा, उड़ीसा की बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस इस पार्टी में शामिल है, ठीक है। ये जो है अभी किसी दल में नहीं गए हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर सीधी नियुक्ति हेतु पीएचडी के अनिवार्यता समाप्त, ठीक है। पीएचडी करना जो है वो मतलब अनिवार्यता था, उसको समाप्त कर दिया गया है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की सीधी नियुक्ति के लिए, ठीक है। देखा जाए तो 1 जुलाई 2023 को यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए पीएचडी अब वैकल्पिक योग्यता मतलब ऑप्शनल होगी, जबकि अनिवार्य योग्यता क्या होगी? नेट, एसईटी और एसएलईटी, ठीक है। और ये नया नियम जो है वो 1 जुलाई 2023 से लागू किया गया है, ठीक है। और देखा जाए तो इस संबंध में एक औपचारिक अधिसूचना यूजीसी के द्वारा जारी की गई, जिसमें कहा गया कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम जो होगा वो नेट, सेट और स्लेट का मानदंड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है कि देश के बाहर आईआईटी के पहले कैंपस जंजीबार व अबू धाबी में। देखिए भारत के विश्वविख्यात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी के परिसर जो हैं वो विदेश में विस्थापित करने की शिक्षा मंत्रालय की योजना है, ठीक है। देखा जाए तो ऐसा पहला कैंपस जो है वो तंजानिया के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र जंजीबार में और दूसरा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। 5 जुलाई को जंजीबार में प्रस्तावित कैंपस आईआईटी मद्रास का परिसर होगा, ठीक है। जो जंजीबार में बनेगा वो आईआईटी मद्रास का कैंपस होगा और जिसके लिए भारत के शिक्षा मंत्रालय, आईआईटी मद्रास और तंजानिया के शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्रालय के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर जंजीबार में संपन्न हुआ, ठीक है। देखा जाए तो प्रस्तावित जो कैंपस है मतलब जंजीबार में उस अक्टूबर 2023 में शिक्षा प्रारंभ की संभावना है, ठीक है। शिक्षा का प्रारंभ करने का संभावना है और शुरू में बीटेक, एमटेक और इसके अतिरिक्त
बीएससी डाटा साइंस के पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का आईआईटी मद्रास की योजना है। ठीक है, शुरुआत क्या होगा, तो शुरुआत होगा बीटेक से, एमटेक से, और इसके अलावा बीएससी डाटा साइंस के पाठ्यक्रम से प्रारंभ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो दूसरा परिसर जो होगा वो होगा अबू धाबी में, और अबू धाबी में जो होगा वो आईआईटी दिल्ली का कैंपस होगा। ठीक है, और इसमें परास्नातक पाठ्यक्रम जनवरी 2024 से और स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम जो है वो सितंबर 2024 से प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, और देखा जाए तो नई शिक्षा नीति के आने के पश्चात ये पहला अवसर है जब देश की आईआईटी के कैंपस विदेश में स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, छोटे अपराधों के मामले में कारावास के स्थान पर केवल जुर्माने का ही प्रावधान करने के लिए विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। तो देखिए, हो रहा है यूं कि न्यायालय पे मुकदमों का बोझ जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, और उस बोझ को कम करने के लिए, कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए अनेक छोटे अपराध के मामले में कारावास की सजा के प्रावधान को समाप्त कर केवल जुर्माने का प्रावधान रखा जाएगा। ठीक है, और इसके लिए 12 जुलाई 2023 को जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, और ये 27 जुलाई को लोकसभा में पारित हो गया, और इस विधेयक के जरिए 19 विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े 42 कानून के 183 प्रावधानों में संशोधन कर छोटे अपराध में कारावास के प्रावधान को हटाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखें। इसमें तो अनेक मामलों में जुर्मानों के आरोपण के लिए जो अदालती कार्रवाई की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, और जुर्माना की राशि जो है वो 3-3 वर्ष के अंतराल में 10-10% वृद्धि का प्रावधान दिया गया है विधेयक में। वित्त वित्त सेवा, कृषि, वाणिज्य, सड़क परिवहन, डाक, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव जो है वो नए लाए गए कानून में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं वो उनके नाम। ठीक है, तो देखा जाए तो कृषि उपज अधिनियम 1937, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972, रबड़ अधिनियम 1947, चाय अधिनियम 1953, मसाला बोर्ड अधिनियम 1986। ठीक है, 19 मंत्रालय हैं, 42 कानूनों में किया गया है, 183 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। ठीक है, और कानूनी माप विज्ञान अधिनियम 2009, सातवां है छावनी अधिनियम 2006। ठीक है, ये आपको यहाँ तक दिया गया है 42। ठीक है, कुल 42 कानूनों में जो संशोधन के लिए मांग की गई थी इस बिल में। ठीक है, तो इसको हम पीडीएफ में दे देंगे। तो चलिए आगे देखें। आगे देखा जाए तो विश्व की कुल बाघ संख्या का 75% अब भारत में। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जारी, और देश में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। देखा जाए तो वर्तमान में विश्व की कुल बाघ की संख्या का 75% भाग भारत में है। ठीक है, मतलब देश, मतलब दुनिया में जितने बाघ हैं उसके 75% बाघ जो है वो केवल भारत में है। और देश में बाघों की संख्या का रिपोर्ट जो है वो 4-4 वर्ष के अंतराल के पश्चात पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, और इस बार 29 जुलाई 2023 को जिम कॉर्बेट पार्क में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। इससे पूर्व ऐसा एक अंतरिम रिपोर्ट भी जारी किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, जो कि 9 अप्रैल को किया गया था। ठीक है, 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर जारी किया गया था। ठीक है, देखिए 29 जुलाई को केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने देश के सभी 53 टाइगर रिजर्व के साथ सभी राज्यों के मौजूदा बाघों की संख्या के आंकड़े जारी किए हैं। और ताजा बाघ गणना रिपोर्ट जो है 2023 के अनुसार अगर देखें तो बाघों की कुल संख्या जो कि न्यूनतम 3167 और अधिकतम 3925 संभावित है। ठीक है, और सर्वाधिक जो है 785 बाघ जो है वो केवल मध्य प्रदेश में है, जो कि देश में सर्वाधिक है। ठीक है, और देखें इसमें तो बाघों की संख्या अगर दृष्टि में देखें, पहले 10 राज्य, सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है,
तो मध्य प्रदेश में है, जो कि मध्य प्रदेश पहला स्थान पर है। 2022 में यहाँ पर 785 बाघ हैं मध्य प्रदेश में। दूसरे स्थान पे कर्नाटक आता है, जिसके पास अभी भी 563 बाघ हैं। तीसरे स्थान पे उत्तराखंड है 560 के साथ। महाराष्ट्र चौथे स्थान पे है 444 के साथ। तमिलनाडु पांचवें स्थान पे है 306 के साथ। असम छठे स्थान पे है 227 बाघों के साथ। केरल सातवें स्थान पे है 213 बाघों के साथ। उत्तर प्रदेश आठवें स्थान पर है 205 बाघ के साथ। पश्चिम बंगाल नौवें स्थान पर है 101 बाघ के साथ। और राजस्थान 10वें स्थान पर है 88 बाघ के साथ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बाघ संख्या की दृष्टि से पहले 10 टाइगर रिजर्व। अब हम लोग टाइगर रिजर्व के बारे में देखेंगे, जहां पर सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा बाघ जो है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाया जाता है, जहां पर 260 बाघ है। 2022 की गणना के अनुसार अगर देखा जाए तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 260 बाघ है। फिर दूसरे स्थान पे है बंदीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि 150 बाघ है वहां पे। नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटका का है, जिसको 141 बाघ है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, जहां 135 बाघ है। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट टॉपिक देखें तो नेक्स्ट है पीएसएलवी C56। पीएसएलवी C56 सफल उड़ान द्वारा सिंगापुर के 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण। तो देखा जाए तो 30 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपनी एक व्यावसायिक उड़ान के तहत अपने विश्वसनीय पीएसएलवी C56 रॉकेट के जरिए सिंगापुर के 7 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण का जो स्थान था वो था श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। प्रक्षेपित उपग्रह में देखें तो सिंगापुर का एक 360 किलोग्राम का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। ठीक है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो राडार इमेजिंग ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, DSSAR। और साथ ही 6 अन्य छोटे उपग्रह भी थे। ठीक है, कुल 7 थे। ठीक है, और देखा जाए तो 23 किलोग्राम का वेलॉक्स AM सूक्ष्म उपग्रह, ARCADA प्रायोगिक उपग्रह स्कूप 2, 3U नैनो सैटेलाइट, गैलेशिया 2 और ORB-12 स्ट्राइडर इसमें शामिल था। ठीक है, और सभी उपग्रहों को अलग अलग परिक्रमा कक्षाओं में इसे छोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जहां पहला है संघाई सहयोग संगठन मतलब SCO का शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से संपन्न। ठीक है, देखा जाए तो 4 जुलाई 2023 को संघाई सहयोग संगठन मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका 23वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी एवं अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुई। देखिए, एक्चुअली ये SCO का जो राष्ट्र प्रमुखों का ये शिखर सम्मेलन था वो राष्ट्राध्यक्षों की व्यक्तिगत उपस्थिति में होनी थी, और ये नई दिल्ली में होने का कार्यक्रम था। लेकिन बाद में ये डिजिटल माध्यम से ही इसे संपन्न कराने का निर्णय लिया गया। ठीक है, देखा जाए तो भारत ने SCO की अध्यक्षता सितंबर 2022 में समूह के समरकंद उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है समरकंद, उस शिखर सम्मेलन के दौरान संभाली थी। और शिखर सम्मेलन का जो थीम है वो है सुरक्षित SCO की ओर, टुवर्ड सिक्योर SCO। यहाँ सिक्योर का जो मीनिंग अगर हम लोग देखें तो यह सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, ये सिक्योर का फुल फॉर्म है या प्रतीक है। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन में जो समूह के 9 सदस्य राष्ट्र हैं उनके राष्ट्र अध्यक्षों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सम्मेलन में भागीदारी दर्ज की। ईरान को 9वां सदस्य के रूप में सम्मेलन में ही समूह में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। इससे पहले 8 थे, लेकिन ये 9वां कौन शामिल हुआ? तो 9वां देश शामिल हुआ ईरान। उन 8 देशों के बारे में अगर हम लोग देखें तो वो है उज्बेकिस्तान, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, ये 8 कंट्रीज है। और 9वां कौन है? तो ईरान। और इस सम्मेलन में यहाँ के मतलब बाकी सभी के जो है वो राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, देखा जाए इसमें आगे इस सम्मेलन में तो जैसे कि उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोव शामिल हुए।
फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है, ये सब शामिल हुए थे इस सम्मेलन में, ठीक है? और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी इसमें शामिल हुए थे, ठीक है? और पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त राष्ट्र जो है, जैसे कि पर्यवेक्षक का दर्जा किन्हें-किन्हें मिला हुआ है? तो इसमें आपको मिला हुआ है बेलारूस और मंगोलिया के राष्ट्रपति भी इसमें शामिल हुए थे एज़ अ क्या बोलते हैं, तो पर्यवेक्षक के रूप में मतलब ऑब्जर्वर के रूप में, ठीक है? अब देखिए, इसमें तो सम्मेलन में जो श्री नरेंद्र मोदी ने विगत 2 दशकों में एससीओ पूरे एशिया क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफ़ॉर्म के रूप में उभरा है और हम इस क्षेत्र को एक्सटेंडेड नेबरहुड ही नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली की तरह देखते हैं। ये कहा गया किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है? और देखा जाए तो एससीओ के अध्यक्ष के रूप में भारत ने हमारे बहुआयामी सहयोग को नई ऊंचाइयों, ठीक है, नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयास किए और इन सभी प्रयासों को हमने दो मूलभूत सिद्धांत पर आधारित किया। पहला वसुदैव कुटुंबकम और दूसरा सिक्योर मतलब सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूटिलिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो हमारी अध्यक्षता का थीम और हमारे एससीओ के विजन का भी प्रतिबिंब है। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया। ठीक है, इसमें आगे देखें तो सम्मेलन में अपने संबोधन में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समूह को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले की आलोचना करने में इस समूह को हिचकिचाना नहीं चाहिए। आतंक के वित्त पोषण के विरुद्ध आपसी सहयोग पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, ठीक है, मतलब रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, आगे देखें तो चीनी राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है, उन्हें क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को सभी की समूह जिम्मेदारी बताया उन्होंने। ठीक है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत या किसी अन्य देश का नाम लिए बिना धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान ने उठाया था। ठीक है, और आगामी सम्मेलन मतलब अगले वर्ष होगा, 2024 में होगा। कहाँ होगा? तो ये कजाकिस्तान के अस्ताना में संपन्न होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा। तो देखा जाए तो 13 से 15 जुलाई को श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की राजकीय यात्रा की। 13 से 14 जुलाई को ये फ्रांस की यात्रा पर थे, 2 दिन, ठीक है, 3 दिन की यात्रा में ये 2 दिन जो हैं वो फ्रांस की यात्रा पे थे, 13 और 14 जुलाई को। फिर 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय बैस्टिल दिवस के कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में भागीदारी के लिए राष्ट्रपति मैक्रों ने आमंत्रित किया था भारत के प्रधानमंत्री को। ठीक है, बैस्टिल डे परेड में कब हुआ? तो 14 जुलाई को हुआ। ठीक है, और इस वर्ष भारत और फ्रांस आपसी रणनीतिक साझेदारी मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ये 25वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। ठीक है, 13 जुलाई को भारतीय प्रधानमंत्री एवं फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने आर्थिक, व्यापारिक, ऊर्जा, पर्यावरण, शिक्षा, यातायात, रेलवे, डिजिटल, सार्वजनिक आधारित संरचना तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। ठीक है, चलिए इसमें आगे है कि 13 जुलाई को ही एलिसी पैलेस में एक निजी रात्रि भोज कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक एवं सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस, ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सम्मानित किया। किसे किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक एवं सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। और देखा जाए तो श्री मोदी ने इसे भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान बता दिया। ठीक है,
और 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रपति बैस्टिल डे परेड में भारतीय सेना के तीनों अंग के 241 सदस्यीय टुकड़ी भी इस परेड में भाग लिया। और 14 जुलाई को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता में रक्षा, असैन्य उपयोग के लिए नाभिकीय ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं निवेश, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और लोगों का आपसी संपर्क आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। ठीक है। और भारत और फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी के भावी स्वरूप से संबंधित दस्तावेज हॉरिजन 2047 सहित विभिन्न दस्तावेज वार्ता में स्वीकार किए गए। ठीक है। और देखा जाए तो जो फ्रांस के शिक्षा प्राप्त करने वाले जो भारतीय विद्यार्थी हैं, ठीक है, मतलब फ्रांस में जाकर जो शिक्षा प्राप्त करते हैं भारतीय विद्यार्थी, उनको अध्ययन के बाद 5 वर्ष के लिए वर्क वीजा प्रदान करने की सहमति फ्रांस ने दी है। ठीक है, अध्ययन के बाद 5 वर्ष के लिए वर्क वीजा दे रहा है फ्रांस। और भारत में बन रहे जो नए राष्ट्रीय संग्रहालय के विकास में भी फ्रांस सहयोग करेगा। और पेरिस में 2 दिन व्यस्त कार्यक्रम के पश्चात नरेंद्र मोदी जी अब यूनाइटेड अरब अमीरात मतलब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के लिए रवाना हुए। और अबू धाबी हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी जो है वो क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने किया। ठीक है। और राष्ट्रपति भवन कसर अल वतन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका औपचारिक स्वागत राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने की। और नरेंद्र मोदी के देखा जाए तो जहां नरेंद्र मोदी के पति मैत्री भाव प्रदर्शित करते हुए, ठीक है, नरेंद्र मोदी के प्रति मैत्री भाव प्रदर्शित करते हुए मेजबान राष्ट्रपति ने उनका कलाई पर फ्रेंडशिप बैंड पहनाया। ठीक है, किनकी कलाई पर फ्रेंडशिप बैंड बनाया? तो ये नरेंद्र मोदी के हाथ में फ्रेंडशिप बैंड पहनाया गया। किनके द्वारा? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के द्वारा। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति हैं यूएई के। ठीक है, आगे देखें तो भारत के प्रधानमंत्री और मेजबान राष्ट्रपति के बीच जो वार्ता में व्यापार एवं निवेश, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और उच्च शिक्षा आदि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। ठीक है, 18 फरवरी 2023 को हस्ताक्षरित समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है 1 मई 2022 से लागू हुआ। के चलते द्विपक्षीय व्यापार में 20% की वृद्धि हुई है और यह 85 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे 2022-23 के दौरान यूएई भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार तथा चौथा बड़ा निवेशक रहा है। ठीक है, और द्विपक्षीय व्यापार को शीघ्र ही 100 अरब डॉलर तक ले जाने की सहमति हुई दोनों पक्षों में। और दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान मैसेजिंग सिस्टम को आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, डिजिटल भुगतान मैसेजिंग सिस्टम जो है उसको आपस में जोड़ा गया है। चलिए आगे देखें कि यूएई की जो राजधानी है अबू धाबी, उसमें आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा। और इसमें नए परास्नातक पाठ्यक्रम जनवरी 2024 से और स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम सितंबर 2024 से शुरू होंगे। ठीक है, आईआईटी दिल्ली विदेश में कैंपस स्थापित करने की घोषणा करने वाला आईआईटी मद्रास के बाद देश का दूसरा आईआईटी है। गुजरात में फाइनेंशियल फ्री जोन, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी जिसे गिफ्ट सिटी कहते हैं, में अपनी उपस्थिति स्थापित करने की अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की योजना को दोनों राष्ट्र प्रमुखों ने वार्ता में स्वागत किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। तो देखा जाए तो ग्लोबल पीस इंडेक्स की गणना सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा की जाती है। ठीक है, कहां पे है? तो सिडनी में स्थित है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, उसके द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी की जाती है। और सूचकांक में कुल देश जो शामिल हुए हैं वो है 163। सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो है 123वां। ठीक है, देश में आंतरिक संघर्ष, शरणार्थियों की स्थिति, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों आदि के अनेक मानकों के आधार पर ये विभिन्न देशों और क्षेत्र में शांति की स्थिति का आकलन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग सूचकांक में जो सर्वाधिक शांति वाले देश हैं उसमें पहले 5 देश कौन है जो सर्वाधिक शांति वाले देश हैं, शांत रहते हैं। ठीक है, उसमें पहले स्थान पर है आपको आइसलैंड। आइसलैंड जिसका स्कोर है 1.124।
ठीक है? और डेनमार्क, डेनमार्क का स्कोर है 1.310, ये दूसरे स्थान पर था, ठीक है डेनमार्क। और फिर आपको आयरलैंड, आयरलैंड जो है वो आपको 1.312 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड 1.313 स्कोर के साथ चौथे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया पांचवें स्थान पर है 1.316 स्कोर के साथ, ठीक है? आगे देखें तो सूचकांक में सबसे निचली रैंक वाले जो 5 देश हैं, तो उसमें 163वें स्थान पे आता है अफ़गानिस्तान, ठीक है? और इसका स्कोर है 3.448। अब देखा जाए तो 162वें स्थान पे है यमन, 161वें स्थान पे सीरिया, 160वें स्थान पे दक्षिण सूडान और 159वें स्थान पे है कांगो, ठीक है? और देखा जाए तो भारत में जो पड़ोसी देशों की रैंकिंग है, भारत की जो पड़ोसी देश हैं, उनकी अगर रैंकिंग के बारे में हम लोग देखें, तो 17वें स्थान पे आता है भूटान, 79वें स्थान पे नेपाल, 80वें स्थान पे चीन, 88वें स्थान पे बांग्लादेश, 107वें स्थान पे श्रीलंका, 126वें स्थान पे भारत और 145वें स्थान पर म्यांमार और 146वें स्थान पे है पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की दृष्टि से रहने के लिए सबसे उपयुक्त व सबसे खराब शहर। देखा जाए तो जून 2023 में वर्ष 2023 की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रैंकिंग जारी की गई और ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट ग्रुप के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है। सूचकांक में कुल शहर है 173 और सूचकांक में भारत के 5 शहर अगर देखें सूचकांक में, तो पहले है दिल्ली। दिल्ली और मुंबई जो है 141वें स्थान पे है। चेन्नई 144वें स्थान पे है। अहमदाबाद 147वें स्थान पे है और बेंगलुरु 148वें स्थान पर है, ठीक है? और देखा जाए तो ईआईयू ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स का आकलन 5 प्रमुख मानकों के आधार पर किया जाता है। पहला है स्थिरता, दूसरा संस्कृति एवं पर्यावरण, तीसरा हेल्थ केयर, चौथा शिक्षा और पांचवा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? और इसमें देखा जाए तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 की जो दृष्टि से जो रहने के लिए सबसे प्रमुख शहर हैं, उपयुक्त शहर हैं, पहले स्थान पर है वियना, ऑस्ट्रिया का वियना। इंडेक्स में 98.4 दिया गया है इसका स्कोर। और कोपेनहेगन जो डेनमार्क का है वो दूसरे स्थान पर है। मेलबर्न तीसरे स्थान पर, सिडनी चौथे स्थान पर, वैंकूवर पांचवें स्थान पर, ज्यूरिख छठे स्थान पर, ठीक है? उसी तरह सबसे कम उपयुक्त जो शहर है, सबसे कम मतलब सबसे खराब शहर, उसमें अगर देखा जाए यानी 173वें स्थान पर देखें तो दमिश्क जो है, सीरिया का दमिश्क, वो 173वें स्थान पर है 30.7 स्कोर के साथ। त्रिपोली 172वें स्थान पर है। अल्जीरियस 171वें स्थान पर है। लागोस 170वें स्थान पर है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट रैंकिंग 2023। देखा जाए तो 18 जुलाई को ब्रिटेन स्थित निजी फर्म हेनले एंड पार्टनर्स, हेनले एंड पार्टनर्स ने विश्व के विभिन्न देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की है और इसमें जो कुल शामिल देश हैं या पासपोर्ट में, तो 199 देशों की पासपोर्ट को शामिल किया गया और जिसमें 227 प्रसिद्ध गंतव्य स्थलों के लिए केवल पासपोर्ट के आधार पर ही यानी कि बिना वीजा के जाने की क्षमता का आकलन किया गया। हेनले पासपोर्ट में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट चुना गया सिंगापुर को और आकलन के अनुसार सिंगापुर के नागरिक अपने देश के पासपोर्ट के साथ विश्व के 227 गंतव्य स्थलों में से 192 स्थानों की यात्रा वीजा के बिना कर सकते हैं, ठीक है? और सूचकांक में भारतीय पासपोर्ट का स्थान है 80वां, ठीक है? भारतीय पासपोर्ट का स्थान है 80वां। और रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट के साथ वीजा के बिना ही अब विश्व में 57 गंतव्य स्थलों की यात्रा की जा सकती है, ठीक है? और सूचकांक में दूसरा स्थान मिला है सिंगापुर, जर्मनी, इटली, स्पेन संयुक्त रूप से। और तीसरा स्थान मिला है जापान, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लक्जमबर्ग, स्वीडन और दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से, ठीक है? और सूचकांक में सबसे निचला स्थान मिला है अफगानिस्तान को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का
वर्ष 2023 में दूसरा आदान-प्रदान। देखिए, वर्ष 2023 में दूसरा आदान-प्रदान है 1 जुलाई को। इससे पहले हुआ था कब? तो 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जुलाई 2023 को भारत-पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में एक-दूसरे के नागरिकों, कैदियों व मछुआरों की सूचियों का आदान-प्रदान किया है। ठीक है? और ये प्रतिवर्ष 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को ऐसी सूचियों का आदान-प्रदान किया जाता है। पाकिस्तान की जेल में कुल भारतीय जो हैं वो 308 हैं, जो कि 1 जुलाई की सूची के अनुसार है। पाकिस्तान की जेल में कुल भारतीय 308 जिसमें से 266 मछुआरे और 42 अन्य नागरिक हैं। ठीक है? भारतीय जेलों में निरुद्ध पाकिस्तानी कैदियों की संख्या 417 है, जिसमें 74 मछुआरे व 343 अन्य नागरिक हैं। ठीक है? और भारत सरकार ने पाकिस्तान के असैन्य कैदियों, लापता भारतीय, रक्षाकर्मी, मछुआरों को उनकी नौकरियां के साथ जल्द ही रिहा करने का आह्वान किया गया है। और साथ ही पाकिस्तानी जेल में निरुद्ध 4 भारतीय असैन्य कैदी, 254 भारतीय मछुआरे जो कि अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं, को शीघ्र रिहा करने की मांग पाकिस्तान से की गई है। ठीक है? और दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान के लिए द्विपक्षीय समझौता 31 दिसंबर 1988 को हुआ था। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। तो देखिए 20 से 21 जुलाई को श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भारत की आधिकारिक यात्रा की है और ये 2 दिन की उनकी यात्रा जो है वो द्विपक्षीय से संबंधों को आगे बढ़ाने व मजबूत करने के उद्देश्य से की गई। ठीक है? और 21 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेहमान राष्ट्रपति विक्रमसिंघे की द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। वार्ता में पारस्परिक सहयोग और साझेदारी संवर्धन के लिए दोनों देशों के सड़क मार्ग से जोड़ने का संभावना है। अध्ययन के लिए सहमति पत्र दोनों पक्ष में रही। व्यापार एवं लोगों के आवागमन में वृद्धि के लिए तमिलनाडु के नागपट्टनम और श्रीलंका के कांकेसुतुरई के बीच यात्रा फेरी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है? आगे देखें तो दोनों देशों के बीच विद्युत ग्रिड के काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सहमति हुई। दोनों देशों के मछुआरों को आजीविका से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ श्रीलंका में रहते तमिलनाडु के रहन-सहन का मुद्दा भी वार्ता में शामिल रहा। द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। देखा जाए तो नवीकरणीय ऊर्जा, श्रीलंका में यूपीआई, कामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट, एनिमल हस्बेंड्री व डेयरी के क्षेत्र में सहयोग के अतिरिक्त श्रीलंका के त्रिंकोमाली जिले में विकास परियोजनाओं से संबंधित समझौते शामिल हैं। ठीक है? भारत के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने मेहमान राष्ट्रपति से भेंट की, जिसमें भारतीय राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीलंका भारत की पड़ोसी प्रथम यानी नेबरहुड फर्स्ट और नीति और सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन अर्थात क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण में एक विशेष स्थान रखता है। ठीक है? और देखा जाए तो उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत आवश्यकता की समय में हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा रहा और भविष्य में भी इसी प्रकार समर्थन करने और सहायता करना जारी रखेगा। ठीक है? ये भारत ने कहा श्रीलंका के लिए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत द्वारा म्यांमार की सैन्य सरकार के साथ सामान्य संबंध बनाए रखने के संकेत। तो देखा जाए तो 16 जुलाई को भारत और म्यांमार के विदेश मंत्रियों की पहली मुलाकात बैंकॉक में हुई और मेकांग गंगा सहयोग के मंत्रियों की बैठक तथा बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक के सिलसिले में दोनों देशों के दोनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो बैंकॉक में शामिल थे। भारत और म्यांमार दोनों ही बिम्स्टेक के साथ-साथ मेकांग सहयोग में भी सदस्य हैं। देखा जाए तो म्यांमार के जो विदेश मंत्री हैं
थानसवे थानसवे के साथ भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। ठीक है। और भारत म्यांमार थाईलैंड यानी आईएमटी हाईवे के कार्य में तेजी लाने का आग्रह जो है वो भारतीय विदेश मंत्री ने वार्ता में किया है। ठीक है। और म्यांमार सरकार की ओर से उन्हें आश्वासन दिया कि आर्थिक विकास, शांति व लोकतंत्र की मजबूती के लिए वहां की सरकार आसियान द्वारा कुछ सुझाए गए जो 5 सूत्रीय फॉर्मूले हैं, उस पर कार्य कर रही है। ठीक है। और देखिए इसमें तो भारत की म्यांमार के साथ लगभग 1600 किलोमीटर की लंबी सीमा है तथा म्यांमार में कुछ ही बड़ी परियोजनाओं की भारत की मदद से निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सुरक्षा का मामला काफी हद तक म्यांमार से जुड़ा हुआ है। इन सब बातों के चलते भारत ने स्पष्ट संकेत दिया कि म्यांमार के मामले में भारत अपने रणनीतिक हितों के अनुरूप ही फैसला करेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है मेकांग गंगा सहयोग की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक बैंकॉक में संपन्न। देखा जाए तो मेकांग गंगा कॉरपोरेशन क्या है? तो मेकांग गंगा कॉरपोरेशन के दो प्रमुख नदी मेकांग और गंगा की घाटियों में रहने वाले लोगों के लिए संपर्कों की सुविधाजनक बनाने के लिए 2000 यानी वर्ष 2000 में शुरू की गई 6 देशों की एक पहल है। ठीक है। और इसमें आसियान के 5 देश हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और इसके अतिरिक्त भारत इसमें शामिल है। फिर आपको देखा जाए तो संस्कृति, पर्यटन, परिवहन एवं संचार तथा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग संवर्धन के लिए उद्देश्य से शामिल है। गंगा जहां भारत की सबसे प्रमुख नदी है, वहीं मेकांग का प्रवाह चीन, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया व वियतनाम में है। ठीक है। आगे देखें तो 16 जुलाई को मेकांग गंगा सहयोग की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर व लाओस के उनके समकक्ष की सह-अध्यक्षता में संपन्न हुई। 1300 किलोमीटर से लंबे इस राजमार्ग के लिए कार्य प्रगति पर है और इसका पूरा होने से म्यांमार, थाईलैंड के साथ व्यापार संवर्धन के साथ-साथ इस क्षेत्र में पर्यटन का भी विस्तार होगा। ठीक है। और देखा जाए तो इस राजमार्ग का आगे कंबोडिया, लाओस, वियतनाम तथा इन तीनों तक विस्तार का भारत का प्रस्ताव है। ठीक है। कहाँ तक? इस राज्य के आगे चल के कहाँ तक प्रस्ताव है विस्तार का? तो ये कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक विस्तार करेगा। ठीक है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि एवं जल संसाधन प्रबंधन आदि के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि के लिए मेकांग गंगा कॉर्पोरेशन बिजनेस काउंसिल की बैठक का निर्णय बैठक में लिया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है कि 15 माह के अंतराल के पश्चात देश के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों ने 600 अरब डॉलर का बिंदु पार किया। तो देखा जाए तो 21 जुलाई 2023 को रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार 14 जुलाई 2023 को कुल विदेशी मुद्रा कोष 609.022 अरब डॉलर के हो गए थे। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार विगत एक सप्ताह में विदेशी मुद्रा कोष में 12.74 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। रिजर्व बैंक में 21 जुलाई 2023 को जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार विगत एक वर्ष में 36.311 अरब डॉलर की वृद्धि विदेशी मुद्रा कोष में हुई। और विदेशी मुद्रा कोष में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति के अतिरिक्त स्वर्ण कोष, एसडीआर जिसे कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित राशि शामिल की जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। इसमें आगे है जो कि 14 जुलाई 2023 की स्थिति दिखाती है कि भारत की विदेशी मुद्रा कोष के बारे में अरब डॉलर में। तो देखा जाए तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति यानी फॉरेन करेंसी एसेट्स जो है वो 540.166 अरब डॉलर का है। स्वर्ण यानी गोल्ड है आपको 45.197 अरब डॉलर का। विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है वो 18.484 अरब डॉलर का है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जो सुरक्षित राशि है, ठीक है,
वो है 5.175 अरब डॉलर का, यानी कुल मिलाकर 609.022 अरब डॉलर का है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मार्च 2023 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण, ये आरबीआई की रिपोर्ट है। तो 30 जून को देखा जाए तो भारत पर विदेशी ऋण की जो स्थिति है उसके संबंध में रिजर्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार देखें तो कुल विदेशी ऋण जो है वो 624.7 अरब डॉलर का है, जिसमें दीर्घकालिक यानी लंबी अवधि के लिए जो ऋण है वो है 496.3 अरब डॉलर। अब देखा जाए तो जो लंबी अवधि के लिए जो ऋण है, अगर उसका हम लोग प्रतिशत में भाग निकालें तो वो 79.4% होता है। और अल्पकालिक ऋण जो है वो 128.4 अरब डॉलर है, जिसका प्रतिशत के रूप में देखें तो 20.6% है। ठीक है। और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल विदेशी ऋण अगर देखें तो वो है 18.9%। ठीक है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल विदेशी ऋण 18.9%। और मुद्राओं की दृष्टि से जो विदेशी ऋण संरचना है तो डॉलर के मूल्य में 54.5%, रुपए के मूल्य में 29.8%, एसडीआर के रूप में 6.1%, येन के रूप में 5.7%, यूरो के रूप में 3.2% और मार्च 2023 के अंत में ऋण सेवा अनुपात 5.3% है। नेक्स्ट टॉपिक देखें। तो नेक्स्ट है कि 2023-24 की पहली तिमाही में यानी अप्रैल जून 2023 में भारत के विदेशी व्यापार के अनंतिम आंकड़े। तो देखा जाए तो 14 जुलाई 2023 को वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून 2023 में भारत के विदेशी व्यापार के अनंतिम आंकड़े जारी किए गए। और देखा जाए तो भारत के जो विदेशी व्यापार के आंकड़े हैं अप्रैल से जून में, जो कि वस्तुगत व्यापार में है, तो एक्सपोर्ट आया है आपको 2023-24 में 102.68, ठीक है, 102.68 अरब डॉलर का, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 15.13% का कमी है। ठीक है। और आयात इंपोर्ट में भी 160.28 अरब डॉलर है, पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 12.67% की कमी आई है। व्यापार शेष मतलब ट्रेड बैलेंस जो है, ट्रेड डेफिसिट जो है वो 57.60 अरब डॉलर का है। ठीक है। चलिए आगे देखें। तो व्यापार जो सेवाओं का व्यापार है यानी ट्रेड एंड सर्विस है, उसमें निर्यात जो है वो 80.03 अरब डॉलर का है, यानी 76.09 जो 2022-23 में था उससे 5.18% अधिक है। ठीक है। और आयात में लगभग बराबर ही है। और ट्रेड व्यापार शेष जो है ट्रेड बैलेंस वो है 35.02 अरब डॉलर का। ठीक है। अब देखते हैं वस्तुओं एवं सेवा का व्यापार यानी ट्रेड एंड सर्विसेज देखें तो निर्यात यानी प्राप्तियां जो है वो 182.70 अरब डॉलर का है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना करें तो 7.29% की कमी है। आयात यानी भुगतान में देखें तो 205.29 अरब डॉलर का है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में -10.18 यानी कि 10.18% की कमी हुई है। ठीक है। ट्रेड डेफिसिट यहाँ 22.59 अरब डॉलर का है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विभिन्न देशों में एफडीआई के अंतर प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह के संबंध में अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2023। ठीक है। वर्ष 2022 के दौरान जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है यानी अंतर प्रवाह जिसे कहते हैं इनफ्लो एंड बाह्य प्रवाह मतलब आउटफ्लो के संबंध में जो अंकगणितीय द्वारा आंकड़े वर्ष 2023 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में जारी की गई है। और ये 23वां सालाना रिपोर्ट है। ठीक है, 33वां सालाना रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के वैश्विक अंतर प्रवाह यानी इनफ्लो में वर्ष 2022 में 12% की गिरावट रही है। वर्ष 2022 में 1295 अरब डॉलर के एफडीआई के कुल अंतर प्रवाह में 378 अरब डॉलर का अंतर प्रवाह विकसित देशों में है और 916 अरब डॉलर का विकासशील देशों में है। ठीक है, ये अंतर प्रवाह का है, जहां 378 अरब डॉलर का अंतर प्रवाह जो है वो विकसित देशों में और 916 अरब डॉलर का विकासशील देशों में है। ठीक है। और देखें इसमें तो एफडीआई का जो अंतर प्रवाह के बारे में देखें तो विकसित अर्थव्यवस्था में है 378 अरब डॉलर का और विकासशील अर्थव्यवस्था में है 916 अरब डॉलर का, यानी कि 1295 अरब डॉलर का रहा 2022 में। अब देखिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सर्वाधिक अंतर प्रवाह वाले देश, तो पहला है अमेरिका
अमेरिका का जो सर्वाधिक अंतर्प्रभाव वाला देश में देखें तो 285 अरब डॉलर का है। दूसरे स्थान पे चीन है 189 अरब डॉलर के साथ। तीसरे स्थान पे सिंगापुर 141 अरब डॉलर के साथ। चौथे स्थान पे हांगकांग 118 अरब डॉलर के साथ। ठीक है। उसी तरह देखिए एफडीआई का जो बाह्य प्रवाह यानी आउटफ्लो, जो पहले 15 राष्ट्र हैं, दिया गया है। तो पहले स्थान पे है अमेरिका, जहां 2022 में 373 अरब डॉलर का बाह्य प्रवाह है। जापान में 161 अरब डॉलर का बाह्य प्रवाह है। चीन में 147 अरब डॉलर का बाह्य प्रवाह है। ठीक है। चौथे स्थान पे जर्मनी, पांचवें स्थान पे यूनाइटेड किंगडम, छठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। चलिए, इसमें देखा जाए भारत की स्थिति, तो भारत जो है वो 25वें स्थान पे है। ऐसे रैंक जो बराबर होता है तो उसमें 20वें स्थान पे है, और नहीं तो ये 25वें स्थान पे है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय विपणन कार्यालय। तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र का जो रक्षा उपकरण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो मलेशिया में कुआलालंपुर में जुलाई 2023 में स्थापित किया गया। ठीक है। वैसे कहा जाए तो इसका दो पहले से भी इसका संपर्क कार्यालय है, जिसे लाइजन ऑफिस कहते हैं, वो आपको लंदन और मॉस्को में है। ठीक है। अब देखा जाए तो 11 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ था। रक्षा मंत्री डॉक्टर राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। और ये कार्यालय जो है वो हल्के लड़ाकू विमान तेजस सहित भारतीय रक्षा उत्पादों के मलेशिया को विपणन व उनकी रख रखाव आदि की दिशा में पहल करेगा। ठीक है। और देखा जाए तो ये नव स्थापित जो कुआलालंपुर कार्यालय है, वो देश के बाहर इसका पहला ही क्षेत्रीय विपणन कार्यालय है। ठीक है। दो पहले से है, वो संपर्क कार्यालय है। ठीक है। वो लंदन और मॉस्को में है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 2023-24 में भारत में आर्थिक वृद्धि 6.4% रहने का पूर्वानुमान में एशियाई विकास बैंक ने कोई परिवर्तन नहीं किया। तो देखा जाए तो 19 जुलाई 2023 को एशियाई विकास बैंक के एशियाई डेवलपमेंट आउटलुक का जुलाई का अपडेट जारी किया गया है। और वर्ष 2023-24 में भारत का आर्थिक वृद्धि अपने अप्रैल 2023 के पूर्वानुमान यानी 6.4% और 2024-25 के लिए जो अपने पूर्वानुमान 6.7% है, उसमें कोई परिवर्तन बैंक ने नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि जो भारत का जो आर्थिक वृद्धि है, अप्रैल में जो आंकड़ा दिया गया था, ठीक है, कि 2023-24 के लिए 6.4% होगा, और 2024-25 के लिए पूर्वानुमान था 6.7% का, वो जुलाई में भी बरकरार रखा गया। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है एशियाई विकास बैंक के द्वारा। और उसी में देखिए पूर्वी एशिया के लिए भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो ग्रोथ का पूर्वानुमान था 2023 के लिए, वो 4.6% था। जो 24 के लिए 4.2% था, वो जुलाई में भी बरकरार है। और दक्षिण एशिया के लिए जो पूर्वानुमान 2023 के लिए था 5.5% और 2024 के लिए 6.1%, वो भी बरकरार है। ठीक है। और प्रशांत क्षेत्र के लिए जो ये पूर्वानुमान पूर्वत था 3.3% और 2.8%, इसको भी बरकरार रखा गया है। लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया में पूर्वानुमान जो था 4.7% से घटाकर 4.6% किया गया है। ठीक है। और 5.0% से घटाकर 4.9% 2024 के लिए किया गया है। ये जुलाई में चेंजेस हुए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि ईपीएफओ जमाओं पर 8.15% ब्याज को वित्त मंत्रालय की मंजूरी। तो देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि जमाओं पर 2022-23 के लिए 8.15% ब्याज की संस्तुति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के न्यासी तंत्र ने मार्च 2023 में की थी। ट्रस्ट के इस सिफारिश को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी जुलाई 2023 में प्रदान की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है कि राज्यों में निर्यात तैयारियों के संबंध में नीति आयोग के वर्ष 2022 के निर्यात तैयारी सूचकांक। तो देखा जाए तो 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग ने अब वर्ष 2022 के लिए सभी राज्यों के निर्यात तैयारी सूचकांक, मतलब एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जारी किए हैं। और ये सूचकांक जो है वो भारत के प्रतिस्पर्धा संस्थान यानी कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के सहयोग से तैयार किए गए हैं। इसके लिए देश के सभी 36 राज्यों को और केंद्र शासित क्षेत्रों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है तटीय राज्य, मतलब कोस्टल स्टेट। दूसरा है भूमिबद्ध राज्य, मतलब लैंडलॉक्ड स्टेट। तीसरा है हिमालय राज्य, मतलब हिमालयन स्टेट। और चौथा है केंद्र शासित व छोटे राज्य यानी यूटी एंड स्मॉल स्टेट। ठीक है। 4 कैटेगरीज में बांटा गया है इन 36 को। चलिए इसमें आगे देखें। तो इस सूचकांक का जो संरचना है वो 4 स्तंभ पर है। एक है नीति,
व्यवसाय परितंत्र, निर्यात परितंत्र और निर्यात निष्पादन पर निर्यात संवर्धन निधि, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन जैसे 10 विभिन्न उपस्तंभ है, मतलब सब पिलर है, उस पर भी ये आधारित है। ठीक है, और ये लिस्ट है विभिन्न राज्यों के लिए जो निर्यात तैयारी सूचकांक में उनकी रैंकिंग है। तो पहले स्थान पर आपको तमिलनाडु है, फिर दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटका, चौथे पे गुजरात, पांचवें पे हरियाणा, छठे पे तेलंगाना, सातवें पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये पूरा लिस्ट है आपको 3600 का। ठीक है, देख सकते हैं, इसको हम पीडीएफ में दे देंगे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि देश में बहुआयामी निर्धनता में भारी कमी, नीति आयोग की रिपोर्ट। तो देखा जाए तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में बहुआयामी निर्धनता यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में भारी कमी हाल ही के वर्षों में आई है, जो कि 17 जुलाई 2023 को 2019-21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पर आधारित ये आयोग का जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023-63 वाली रिपोर्ट है, इसको आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने जारी की है। देखिए, 2015-16 में जो देश में बहुआयामी निर्धन जनसंख्या थी, वो थी 24.85%, जो कि 2019-21 के दौरान ये अनुपात जो है घट गया और घटकर 14.96% रह गया। ठीक है, और लगभग 13.5 करोड़ जनसंख्या जो है वो बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकल सकी। बहुआयामी निर्धनता किसे कहते हैं? तो इसका आकलन जो है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन-सहन के स्तर, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनुमोदित मानक है, उसमें सुधार को दर्शाता है ना? ठीक है, चलिए देखिए आगे। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ 32.59% से घटकर 19.28% रह गया। शहरी क्षेत्र में 8.65% से घटकर 5.27% रह गया और दोनों ही क्षेत्र में कमी दर्ज की गई। ठीक है, देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सबसे ज्यादा कमी जो आने वाले राज्य है वो है बिहार। बिहार में जहां 51.9% थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, वो घटकर 33.7% रह गई। दूसरे स्थान पे झारखंड है, फिर मेघालय है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। ठीक है, और बहुआयामी निर्धनों की संख्या में अगर देखें, वो तो प्रतिशत में था, और संख्या में देखें तो सर्वाधिक 3.43 करोड़ उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई। केंद्र शासित क्षेत्र के अतिरिक्त दिल्ली, केरल, गोवा, तमिलनाडु में बहुआयामी निर्धनों की संख्या सबसे कम है। और देखा जाए तो पोषण, बाल एवं किशोरावस्था मृत्यु, मातृत्व स्वास्थ्य, स्कूलिंग के वर्ष, स्कूलों में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत आवास, संपत्ति एवं बैंक खाते सहित 12 मानकों का इस्तेमाल इसके लिए किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि राजस्थान में महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना। ठीक है, महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना। तो देखा जाए तो जुलाई 2023 में राजस्थान में निवासियों को न्यूनतम आय गारंटी देने के लिए महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना प्रारंभ की गई और जुलाई 2021 जो 21 जुलाई 2023 को इस विधेयक को राजस्थान विधानसभा में पारित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इसके तहत 100-100 दिन का रोजगार दिया जाता था और इसी के पात्र जो व्यक्ति होंगे उसको 25-25 दिन का अतिरिक्त रोजगार का गारंटी इस कानून के तहत दिया जाएगा राजस्थान में। ठीक है, और बुजुर्गों, विधवाओं, एकल महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दे पेंशन का न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रति वर्ष 15% की वृद्धि का प्रावधान भी योजना में है और पात्र जनों के लिए कानून के जरिए न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला जो राजस्थान जो है वो देश का पहला राज्य है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत में जो 2023-24 में आर्थिक वृद्धि 6.1% रहने का मुद्रा कोष का जुलाई 2023 में नया पूर्वानुमान और 0.2% का बिंदु का सुधार हुआ है। देखिए, 25 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व के विभिन्न भागों एवं देश में आर्थिक स्थिति, चुनौतियां एवं विकास की स्थिति के संबंध में अपने नए ताजा आकलन जारी किए और कोष की ताजा रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में व्यक्त किए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुद्रास्फीति दबाव के कारण अपनाई जा रही जो कड़ी मौद्रिक नीति है उसके चलते इस वर्ष यानी 2023 में वैश्विक वृद्धि अब 3% ही रहने का अनुमान है।
भारत के संबंध में 2023-24 के लिए अपने ग्रोथ पूर्वानुमान में 0.2% बिंदु सुधार आईएमएफ ने जुलाई 2023 में किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। इसमें आगे है कि भारत में 2023-24 में वृद्धि जो है वो 5.9% रहने का पूर्वानुमान था। आईएमएफ का अप्रैल 2023 में व्यक्त किया गया था और इसे बढ़ाकर 6.1% रहने का कोष का जुलाई 2023 में पूर्वानुमान है। चीन 2023 में आर्थिक वृद्धि 5.2% रहने का पूर्वानुमान अप्रैल में किया गया था, जिसे जुलाई में भी बरकरार रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट्स की ओर। तो देखा जाए तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं मनोज यादव, जो कि भारतीय पुलिस सेवा के हैं। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये हुए हैं न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। तो ये हुए हैं प्रभात कुमार, जो कि भारतीय विदेश सेवा के 1991 बैच के अधिकारी हैं। नेक्स्ट है इंडोनेशिया में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए। कि संदीप चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है इंडोनेशिया में भारत के नए उच्चायुक्त। नेक्स्ट है टाटा स्टील। टाटा स्टील के प्रबंधक निदेशक सह सीईओ पुनर्नियुक्त हुए हैं। ये हुए हैं टीवी नरेंद्रन। नेक्स्ट है कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक कौन नियुक्त हुए? ये हुए हैं पीएम प्रसाद। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल 3 वर्षों के लिए पुनः नियुक्त किए गए। ये तुषार मेहता को पुनः नियुक्त किया गया भारत के सॉलिसिटर जनरल के पद पर 3 वर्षों के लिए। फिर है कि भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने? तो ये बने हैं राकेश पाल। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में 2 नए न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां, जो कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, एवं न्यायमूर्ति एस वेंकट नारायण, जो कि केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। 4 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीश आए हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति आलोक आराधे। पहले कर्नाटका के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। फिर है उड़ीसा के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। तो उड़ीसा उच्च न्यायालय में जो नए मुख्य उच्च न्यायाधीश बने हैं वो है न्यायमूर्ति सुभाषित तलपत्रा, जो कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के ही वरिष्ठ न्यायाधीश थे। फिर तीसरा है गुजरात उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश, जो कि न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल बने, जो कि पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश थे। केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति आशीष जे देसाई, जो कि गुजरात उच्च न्यायालय के ही वरिष्ठ न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पुरस्कार सम्मान की ओर। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पुरस्कार 2022-23। तो देखा जाए तो जुलाई 2023 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों का अपना वार्षिक रिपोर्ट मतलब वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरुष कैटेगरी में है लालियान जुआला छांगटे, जो कि मिजोरम के हैं। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर महिला में है मनीषा कल्याण, जो कि पंजाब से हैं। सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी जो है इमर्जिंग प्लेयर पुरुष कैटेगरी में वो आकाश मिश्रा और इमर्जिंग प्लेयर महिला कैटेगरी में है सिलजी साजी। सर्वश्रेष्ठ कोच यानी पुरुष कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ कोच हैं क्लिफोर्ड मिरांडा। सर्वश्रेष्ठ कोच है महिला कैटेगरी में प्रिया पराथी वाला पिल। नेक्स्ट है कि ऊर्जा एवं पर्यावरण शोध के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एनी पुरस्कार। तो देखा जाए तो पुरस्कार के जो विजेता हैं वो है प्रोफेसर थलपिल प्रदीप, आईआईटी मद्रास के रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं और शुद्ध जल की दिशा में उनके महत्वपूर्ण शोध के लिए ऊर्जा एवं पर्यावरण के क्षेत्र का इटली का यह प्रतिष्ठित एनी पुरस्कार हेतु चुना गया। इस पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक प्रशस्ति पत्र के साथ नकद राशि इटली के सम्राट के हाथों उन्हें प्रदान की जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान। तो देखा जाए तो 13 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक एवं सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। देखा जाए तो इस सम्मान को प्राप्त करने वाले नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं।
नरेंद्र मोदी को 14 विभिन्न देशों से अपने सर्वोच्च सम्मान से अब तक सम्मानित किया गया है और फ्रांस के द्वारा दिया गया यह पुरस्कार 14वां सम्मान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग विविध की ओर। तो विविध में पहला है वर्ष 2023 की विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन दिसंबर 2023 में भारत में। तो देखिए ये वर्ल्ड विश्व सुंदरी का जो आयोजन हो रहा है, ठीक है, मिस वर्ल्ड का, और ये 71वां विश्व सुंदरी का जो प्रतियोगिता है, इसका आयोजन किया जा रहा है कहाँ, तो भारत में। ठीक है, और देखिए इसकी घोषणा जो है वो प्रतियोगिता के आयोजक संस्था मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जूलिया मार्ले ने की है। ठीक है, 6 दिसंबर 2023 को प्रतियोगिता का फाइनल होगा, और फाइनल दौर कब होगा, तो 6 दिसंबर 2023 को होने का संभावना है। 27 वर्ष के अंतराल के बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो भारत में होगा। इससे पहले हुआ था 1996 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सीएमएफ एक्सरसाइज ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस। देखा जाए तो 10 से 12 जुलाई को अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, सेशल्स के रक्षा बलों और समुद्री पुलिस तथा इनाफोर क्या है, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स, ठीक है, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स, ये जो है देश के संयुक्त समुद्री बलों यानी कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के साथ भारत ने भी सेशेल्स के तट पर संपन्न एक्सरसाइज ऑपरेशन सदर रेडनेस में भाग लिया। भारत की ओर से आईएनएस सुनैना ने इसमें भागीदारी की। ठीक है, नेक्स्ट है भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2023। तो देखा जाए तो 5 से 10 जुलाई को विशाखापट्टनम के तट पर भारतीय नौसेना तथा जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है जिमेक्स, ठीक है, इसका 7वां संस्करण संपन्न हुआ। कहाँ हुआ ये संपन्न, तो विशाखापट्टनम के तट पर हुआ है, भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच। अब देखा जाए तो पहला 3 दिन जो था वो बंदरगाह चरण था, और कार्यक्रम विशाखापट्टनम में हुए। बंदरगाह चरण जो हुए वो विशाखापट्टनम में हुए, और जो समुद्री चरण था वो बंगाल की खाड़ी में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है सिंगापुर में 19 वर्ष के अंतराल पर किसी महिला अपराधी को फांसी की सजा। ये 19 साल हो गया जब पहली बार किसी महिला को फांसी दिया गया, 19 साल बाद। और ये देखा जाए तो 28 जुलाई 2023 को सिंगापुर में 19 वर्ष के अंतराल के पश्चात एक महिला को फांसी दिया गया, और ये 45 वर्षीय थी। इनका नाम था सारी देवी जमानी। 31 ग्राम हेरोइन की तस्करी करते हुए ये पकड़ी गई थी, और इसके साथ 2018 में ही इन्हें मृत्युदंड का सजा सुनाया गया था। ठीक है, और दिया गया अब। और देखा जाए तो सिंगापुर के कानून में 15 ग्राम से अधिक अगर हेरोइन की तस्करी करने वालों को मृत्युदंड का प्रावधान है वहां पे। ठीक है, 15 ग्राम से अधिक अगर हेरोइन आप तस्करी करते हुए पकड़े गए तो आपको मृत्युदंड की सजा सुनाई जा सकती है सिंगापुर में। ठीक है, और इसे पूर्व 2004 में, इससे पूर्व क्या हुआ था कि 2004 में 36 वर्षीय एक महिला अपराधी को मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में फांसी पर चढ़ाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं निधन की ओर। डॉक्टर मंगलाकर नालिलकर, प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर मंगला नालिलकर का 17 जुलाई 2023 को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है ओमान चांडी, 2004 से 2006 और 2011 से 2016 के तक 2 बार केरल के मुख्यमंत्री रहे थे। ओमान चांडी 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है के एम वासुदेवन नंबूदरी, जो कि प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार नंबूदरी का केरल के मल्लपुरम में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब आते हैं पुस्तक की ओर। तो पहला है इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट, लेखक हैं आर चिदम्बरम व सुरेश गंगोत्रा। फिर नेक्स्ट है द हीरो ऑफ कुमाऊं, द लाइफ ऑफ जिम कॉर्बेट, इसके लेखक हैं डफ हार्ट डेविस। नेक्स्ट है हाउ द बेस्ट लीडर्स लीड, इसके लेखक हैं ब्रायन ट्रेसी। नेक्स्ट है स्मोक एंड एसेस, लेखक है अमिताभ घोष। फिर नेक्स्ट है द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग एंड गुड लॉन्ग लाइफ, इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। अब मूव करते हैं हम लोग खेलकूद में। पीडी का खेलकूद है, ठीक है,
देखा जाए तो डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को पुनः स्वर्ण पदक, डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को पुनः स्वर्ण पदक दिया गया है। ठीक है। और देखा जाए तो 1 जुलाई 2023 को भारत के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स के डायमंड लीग के लुसाने चरण में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। ठीक है। कहाँ पे? तो ये लुसाने का चरण जो था वहां पे वर्ल्ड एथलेटिक्स में डायमंड लीग में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं भारत के नीरज चोपड़ा। ठीक है, ओलंपिक स्टार हैं। अब देखा जाए तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 देखा जाए तो ये 12 से 16 जुलाई को हुआ। 25वां एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ थाईलैंड के बैंकॉक में, और भारत सहित 42 देशों के एथलीटों ने इसकी विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया था। इसमें देखें तो जो पदक तालिका में अगर हम लोग देखते हैं पहले 10 राष्ट्र, तो जापान पहले स्थान पर रहा जिसने 16 स्वर्ण, 11 रजत, 10 कांस्य के साथ कुल 37 पदक जीते। दूसरे स्थान पे चीन रहा और तीसरे स्थान पे भारत रहा, जहां भारत ने 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य जीते, यानी कि कुल मिलाकर 27 पदक भारत ने जीते। और भारत जो है वो तीसरे स्थान पर रहा पदक तालिका में। ठीक है। अब देखा जाए तो भारतीय पदक विजेताओं का देखें, जो स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष कैटेगरी में है, तो वह अजय कुमार सरोज 1500 मीटर में, अब्दुल्ला अबूबेकर तिहरी कूद में और तेजिंदर पाल सिंह शॉट पुट में। ठीक है, ये स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं। अब आते हैं रजत पदक में। तो रजत पदक में कृष्ण कुमार ने 800 मीटर में जीता, सर्वेश अनिल कुसारे ने ऊंची कूद में जीता, मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद में जीता, मनु डी प्रकाशो जेवलिन थ्रो में 4x400 मीटर की जो टीम स्पर्धा थी उसमें मनु डी प्रकाशो ने जीता जेवलिन थ्रो में। अब देखा जाए ये तो पदक तालिका था आपको पुरुष कैटेगरी का। ठीक है, कुछ कांस्य पदक में भी है, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। देखते हैं महिला कैटेगरी में। तो महिला कैटेगरी में जो स्वर्ण पदक विजेता है वो है ज्योति याराजी 100 मीटर बाधा दौड़ में, ज्योति याराजी। फिर है पारुल चौधरी 3000 मीटर की स्टीपल चेंज में, पारुल चौधरी को दिया गया। रजत में देखा जाए तो ज्योति याराजी 200 मीटर में भी जीती हैं, चंदा 800 मीटर में, पारुल चौधरी 5000 मीटर में, प्रियंका गोस्वामी 20 किलोमीटर पैदल चाल में, सैली सिंह लंबी कूद में, आभा काटुआ शॉट पुट में और स्वप्ना बर्मन हेप्टाथलन में। ठीक है, ये महिला कैटेगरी है। चलिए मिश्रित में देखा जाए स्वर्ण पदक एक जीतने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश महिला क्रिकेट। तो जुलाई 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम बांग्लादेश के दौरे पर गई थी। 3 टी20 और 3 ओडीआई मैचों की श्रृंखला खेली गई। टी20 श्रृंखला के विजेता रहे भारत 2-1 से, और ओडीआई श्रृंखला के 1-1 से बराबर रही। दोनों श्रृंखला में भारतीय टीम का नेतृत्व जो है वो हरमनप्रीत कौर ने किया। ये भारत बांग्लादेश का महिला क्रिकेट था। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट मूव करेंगे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया महिला एसेज श्रृंखला पे। तो ये जून जुलाई के महीने में हुआ एसएस श्रृंखला, एसएस क्रिकेट का श्रृंखला होता है। और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम जो है वो इंग्लैंड के दौरे पर गई थी टेस्ट मैच खेलने। एक टेस्ट मैच, 3 ओडीआई और 3 टी20 मैच की श्रृंखला खेली गई। श्रृंखला में जो एकमात्र टेस्ट मैच था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल किया 89 रनों से। टी20 श्रृंखला के विजेता रहे इंग्लैंड 2-1 से, और ओडीआई श्रृंखला के विजेता भी रहे इंग्लैंड 2-1 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अजीत अग्रकर जो कि भारतीय क्रिकेट टीम में वो पूर्व फास्ट बॉलर थे। ठीक है, अब अजीत अग्रकर को भारतीय क्रिकेट टीम का चयन समिति के प्रमुख के रूप में चुना गया। तो देखा जाए तो जुलाई 2023 में भारत के जो पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अग्रकर को भारत की पुरुषों की सीनियर क्रिकेट टीम के लिए चयन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 4 जुलाई 2023 को इसकी घोषणा की गई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है दक्षिण क्षेत्र 14वीं बार दिलीप ट्रॉफी विजेता। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी जो बीसीसीआई के द्वारा कराया जाता है भारत में घरेलू क्रिकेट प्रथम श्रेणी का। ठीक है, और ये दक्षिणी क्षेत्र इसमें विजेता रहा। देखा जाए तो 28 जून से 16 जुलाई तक ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जो घरेलू क्रिकेट की प्रथम श्रेणी की क्रिकेट है 2023 की दिलीप ट्रॉफी के लिए 6 क्षेत्रों की टीमों के बीच में मैच खेला गया। फाइनल में विजेता रहे दक्षिणी क्षेत्र 75 रनों से, और फाइनल में उप विजेता रहे पश्चिमी क्षेत्र। दक्षिण क्षेत्र के कप्तान थे हनुमा बिहारी, और प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला विद्युत नाविरपा को। चलिए नेक्स्ट देखें।
अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला यानी एसएस श्रृंखला 2023। ये पुरुष कैटेगरी का है, पहले महिला कैटेगरी का देखा था हमने, अब पुरुष कैटेगरी में आते हैं। तो जून जुलाई 2023 में इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पुरुषों की क्रिकेट टीम की 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली गई। ठीक है, 5 टेस्ट मैचों की, और श्रृंखला जो है वो 2-2 से बराबर पर रहा। ऑस्ट्रेलिया का कब्जा एसेज पर अभी भी बरकरार है। क्यों? तो पिछला जो एसेज हुआ था 2021-22 में, उस एसेज ट्रॉफी के विजेता है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए एसेज पे अभी भी ऑस्ट्रेलिया का कब्जा रहा। एसेज श्रृंखला जो है वो इस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है। ठीक है, अब देखा जाए तो इंग्लैंड के जो तेज गेंदबाज हैं स्टुअर्ट ब्रॉड ने इस श्रृंखला के पश्चात क्रिकेट से संन्यास की घोषणा पहले ही कर दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट है कि भारत वेस्ट इंडीज श्रृंखला 2023। देखिए, जुलाई 2023 में भारतीय क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर थी। रोहित शर्मा के नेतृत्व में 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला खेली गई और 2 टेस्ट मैचों की ये श्रृंखला जो है वो भारत 1-0 से जीत हासिल किया। टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज के बाद 3 एक दिवसीय और 5 टी20 मैच की श्रृंखला भी खेली जानी थी। नेक्स्ट देखिए, फुटबॉल स्टार मेसी अमेरिका के इंटर मियामी क्लब से जुड़े। तो देखा जाए तो जुलाई 2023 में अर्जेंटीना के जाने माने फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अमेरिका के इंटर मियामी फुटबॉल क्लब से जा जुड़े हैं। नया अनुबंध जो है वो अमेरिका के इंटर मियामी के साथ उन्होंने 2.5 वर्षों के लिए किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत 9वीं बार सैफ फुटबॉल कप का विजेता। ठीक है, सैफ फुटबॉल क्लब का विजेता है 9वीं बार भारत। तो देखा जाए तो 21 जून से 4 जुलाई को दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन के 14वें द्विवार्षिक सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 के जो मैच है वो बेंगलुरु के स्टेडियम में खेले गए और इस सैफ फुटबॉल कप के विजेता रहे भारत, उप विजेता रहे कुवैत और भारतीय टीम के कप्तान हैं सुनील छेत्री और टूर्नामेंट में सर्वाधिक 5 गोल दागने के लिए इन्हें गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया। सुनील छेत्री को गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 5 गोल ठोके थे। टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है वो है गोल्डन बॉल पुरस्कार। गोल्डन बॉल पुरस्कार भी सुनील छेत्री को दिया गया। ठीक है, टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो गोल्डन बॉल पुरस्कार है उसके विजेता है सुनील छेत्री। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार जो दिया गया वो बांग्लादेश के गोलकीपर हैं अनीस उर रहमान जीको को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार। फेयर प्ले ट्रॉफी नेपाल को दी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं महाराष्ट्र के आदित्य एस सावंत और ये 17 वर्षीय हैं। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर आदित्य एस सामंत और उनकी खिताब के पूर्व तेलंगाना के 15 वर्षीय प्रणीत उपल्ला भारत के 82वें थे ग्रैंड मास्टर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत के लक्ष्य सेन कनाडा ओपन बैडमिंटन में एकल खिताब के विजेता। तो 4 से 9 जुलाई 2023 को भारत के बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन को कनाडा कैलगरी में संपन्न कनाडा ओपन बैडमिंटन का एकल खिताब अपने नाम किया। BWF के सुपर 500 स्तर के इस खिताब के लिए ऑल इंग्लैंड चैंपियन चीन के ली सिफेंग को फाइनल में हराया। महिला एकल वर्ग में विजेता है अकाने यामागुची, जापान के हैं अकाने यामागुची जो महिला वर्ग के विजेता है। ठीक है, और उप विजेता है रत्नाचोक इटानॉन जो कि थाईलैंड के हैं। चलिए नेक्स्ट देखें अब हम लोग। नेक्स्ट है कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023। तो 18 से 23 जुलाई को दक्षिण कोरिया में ये ओसू में संपन्न वर्ष 2023 के कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तो भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुषों के युगल खिताब जीतने में सफल रही और युगल खिताब के उप विजेता हैं फजर अल्फियान मोहम्मद रियान इंडोनेशिया के। ठीक है, ये युगल खिताब के विजेता है दोनों। और पुरुष वर्ग के एकल विजेता हैं एंडर्स एंटोसन जो कि डेनमार्क के हैं। उप विजेता रहा लो किन यू जो कि सिंगापुर के हैं और महिला वर्ग के एकल खिताब विजेता हैं आन से यांग दक्षिण कोरिया के।
उप विजेता है ताई जू यिंग चीनी ताइपे के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सीनियर राष्ट्रीय जलीय खेल चैंपियनशिप 2023। देखा जाए तो 2 से 5 जुलाई को हैदराबाद में 76वीं सीनियर राष्ट्रीय जलीय खेल चैंपियनशिप यानी एक्वेटिक चैंपियनशिप संपन्न हुआ। पुरुष और महिला वर्ग दोनों वर्गों में हुआ। कर्नाटक की टीम चैंपियन रही दोनों वर्गों में और ओवरऑल चैंपियन भी कर्नाटक के नाम ही रहा। ठीक है। पुरुष में सर्वश्रेष्ठ तैराक रहे आर नेहरा जो कि गुजरात के हैं, इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीते। महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ तैराक रहे ए.के. लिनेयसा जो कि कर्नाटका के हैं और 1 रजत सहित 2 पदक जीते इन्होंने। ठीक है, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं विंबलडन की ओर। विंबलडन टेनिस का है। विंबलडन 2023 में देखें तो 3 से 16 जुलाई को लंदन में खेले गए वर्ष के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन टूर्नामेंट में महिलाओं का एकल खिताब जीतकर चेक गणराज्य की मार्केटा वोंड्रोसोवा ने इतिहास रचा है। ओपन युग में इस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीतने वाली पहली गैर वरीय खिलाड़ी वो बनी है। ठीक है। अब देखिए जो विजेता है पुरुष एकल में तो ये है कार्लोस अल्काराज स्पेन के विजेता हैं। ठीक है। और उप विजेता है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। महिला एकल में विजेता है मार्केटा वोंड्रोसोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं। उप विजेता है ऑस जैव्यूर ट्यूनीशिया के। पुरुष युगल में विजेता है वेस्ले कुलहॉफ नीदरलैंड्स के और नील्स कुप्सकी ब्रिटेन के। उप विजेता है मार्सल ग्रोनोसेल स्पेन के और क्रोशिया जेबलोस अर्जेंटीना के। फिर नेक्स्ट है महिला युगल। महिला युगल में विजेता है हसी सुईवी ताइवान के और बारबोरोरा स्क्राइव